अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा शुरू का पार्ट। और हम अगर थोड़ा सा रिकॉल करें अपना पूरा अपना कोर्स अभी तक का ना जो हमने पढ़ा है, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एआई, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन मशीन्स के अंदर हम लगा सकते हैं, तो उसको हमने एजेंट्स का नाम दिया। और एजेंट्स का जब हमने नाम दिया उसे, तो हमने पढ़ा कि भाई अगर हम बात करेंगे हमें एजेंट्स को जो सर्चिंग करेंगे, एजेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो सर्चिंग के जरिए कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। आज का जो हमारा फेज है ना, हमने काफ़ी सारी सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ ली है। आज का जो हमारा फेज है वो जाता है इस तरह कि एक एजेंट जो है ना, उसको अगर कोई मतलब जिस तरीके से वो इनपुट ले रहा है या वो पिक कर रहा है, तो वो रन टाइम पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस नॉलेज को गैदर कैसे करे। नॉलेज मतलब जो उसको इनपुट मिल रहा है, और उस नॉलेज से अगर वो चाहता है तो क्या वो नई नॉलेज ड्राइव कर सकता है। मैं आपको उसकी मोटिवेशन के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्लास में उस दिन भी बताई थी शायद एक आधे स्टूडेंट को कि लेट सपोज मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी कौवे देखे हैं वो काले कलर के होते हैं। तो मैं रीजनिंग इस तरह से कर सकता हूँ इसकी कि मैंने जिंदगी में जितने भी कौवे देखे हैं वो काले होते हैं, तो मैंने क्या दिया, ऑल क्रोज आर ब्लैक, मतलब कौवों का कलर काला हो। क्या मैंने अपनी मतलब मैंने दुनिया के सारे कौवे देख लिए हैं? डेफिनेटली जवाब है नहीं। मैंने दुनिया के सारे कौवे नहीं देखे, लेकिन मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। इसका रीजन ये है कि जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है अब तक की, उसके ब्याह मैंने ये डिसीजन ले लिया। अब अगर एक एजेंट है, फर्ज करें एजेंट है, और उसको रिकग्नाइज करना है किसी कौवे को, और उसका कलर रिकग्नाइज करना है। सपोज करें कोई एप्लीकेशन है जिसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि उसको डिटेक्ट करना है कि ये क्रॉ है या नहीं, तो डेफिनेटली हम उसको दुनिया के तमाम क्रॉस का डेटा तो नहीं दे सकते कि भाई ये कौवे ये है, यहाँ ये पाए जाते हैं। हम तो सिर्फ उसको एक जर्नल में बताएंगे भाई अगर ब्लैक कलर का हो और ये पर्टिकुलर साउंड निकालता हो, तो आपने मैच करके बताना है चूंकि भाई ये ब्लैक कलर का परिंदा है और ये पर्टिकुलर साउंड निकाल रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि एजेंट जो है वो कितनी तरह से नॉलेज को अपने पास सेव कर सकता है। नॉलेज को सेव करने का एक तरीका आपने अपनी लैब में भी पढ़ा होगा, प्रोलॉग की। आपको याद होगा नॉलेज बेस, जिसमें आपने प्रेडिकेट्स पढ़े होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, हमें इसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह देखनी है। उसके बाद हमारा पहला फेज जब खत्म हो जाएगा तो हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मैं बात कर रहा हूँ डीएम के कोर्स में, जो आपने फॉर ऑल क्वांटिफायर पढ़ा होगा, दियर एग्जिस्ट पढ़ा होगा, वो तमाम चीज़ों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो फुली चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। नॉलेज जो है वो साइंस ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी एक फील्ड है जिसमें हम ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि इफ वी डू केयर अबाउट व्हाट द फंडामेंटल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड आर, देन हाउ डू ह्यूमंस लर्न अबाउट दैट। हम क्या चाह रहे हैं, इंसानों की तरह की मशीनें बनाएं जो इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह एक्शन परफॉर्म करें। हम यही चाह रहे हैं ना। तो हमें बेसिकली इन सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी है कि इंसान किस तरह से सोचते हैं। क्या वो एक्सपेरिमेंट से सोचते हैं? क्या वो उनके अंदर नॉलेज कैसे आती है? क्या वो एक्सपेरिमेंट से आती है? क्या वो सोशल इंटरेक्शन से आती है? या वो इंस्टिंक्ट बिहेवियर से आती है? इंस्टिंक्ट बिहेवियर का मतलब ये है कि बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं इसे, इंस्टिंक्ट बिहेवियर का मतलब क्या है कि
आइडिया है, इंट्यूशन है, फील है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ये तमाम चीज़ों के जरिए। तो हमें अगर हम अब एक मशीन बनाना चाह रहे हैं और उस मशीन को हम ये चाहते हैं कि वो इंसानों की तरह सोचे और इंसानों की तरह अमल करें, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान नॉलेज को किस तरह से गैदर करे। ये पूरा टॉपिक हमारा कहलाएगा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं केआर। केआर क्या है कि किस तरह से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेंट के इंटरफेस में, एजेंट के डेटाबेस के अंदर, किस तरह से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट तरीके हैं। वी डू नॉट नो हाउ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग कंपोनेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ह्यूमंस। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इंसानों के अंदर नॉलेज किस तरह से रिप्रेजेंट हुई हुई है और किस तरह से रीजनिंग इम्प्लीमेंट हुई हुई है। इवन दो वी कैन सी देयर मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हालांकि हमें नहीं पता कि नॉलेज किस तरह से इंसानों के अंदर इंजेक्ट हुई हुई है, लेकिन हमें ये पता है कि नॉलेज को किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं। हम और कैसे देख रहे हैं, उनका इंटेलिजेंट बिहेवियर देख रहे हैं इंसानों का, कि भाई अगर किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगता है तो फ़ौरन हाथ उड़ जाता है, कि पता चल जाता है गर्म है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से इंजेक्ट हुई हैं हमारे अंदर, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हमें कम से कम ये पता है कि उसको यूज़ कैसे कर रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हम बनाएंगे उसमें। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। कुछ कुछ डेफिनेशन हैं वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद मेन और चीज़ें भी उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास, व्हाट इज नॉलेज। डर्किन ये कहता है कि नॉलेज की डेफिनेशन ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एरिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एरिया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी जिस सब्जेक्ट या किसी भी डोमेन की जो नॉलेज होती है उसको कितना आप अंडरस्टैंड करते हैं, ये कहलाती है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की कुछ टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आपको डिफरेंस समझ में आता रहेगा। सबसे पहली टाइप जो है नॉलेज की वो कहलाती है प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज। अब देखें, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप सिंपल नॉलेज का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आप नॉलेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं इन कंट्रास्ट ऑफ एआई। तो प्रायर नॉलेज क्या है? एक ऐसी नॉलेज जो एजेंट के पास बिल्ट इन होती है। बिल्ट इन नॉलेज जो होती है एजेंट के पास, वो कहलाती है प्रायर नॉलेज। और ये कंसीडर्ड कहला, मतलब वो कंसीडर की है, यूनिवर्सली ट्रू होती है। मतलब क्या है इसका? मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं एक रिवर पे फिशेस, मतलब मैं फिशिंग कर रहा हूँ, फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिश पकड़ने के बाद मुझे उनको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी फिश है, कौन सी फिश है। अब जब मैंने फिश पकड़ ली बहुत सारी, तो मुझे उनको सॉर्ट आउट करना है, ऑटोमेटिक तरीके से उनको सॉर्ट करना है। मुझे किसी ने प्रायर नॉलेज दी थी कि भाई आपने जो फिशेस पकड़ी हैं, जिस जगह पे आपने फिशेस पकड़ी हैं, और ये जो साल का सीजन चल रहा है, तो इस जगह पे फिश वन जो है, फिश वन कोई सी भी हो सकती है, फिश वन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पाई जाती है, और फिश टू जो है वो साल में 20% पाई जाती है टाइम्स, और 80% ऑफ द टाइम कौन पाई जाती है? फिश वन। अब ये मेरे पास एक प्रायर नॉलेज आ गई, मैंने फिश को देखा नहीं है, जो फिश मैंने पकड़ी है उनको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने प्रायर नॉलेज दी थी कि यार ये वाली फिश ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू फिश में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? प्रायर नॉलेज वो है जो विदाउट एनी इनपुट आपको मिल गई पहले से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रायर नॉलेज वो नॉलेज कहलाती है जो विदाउट एनी इनपुट मुझे कोई गिवन दे देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रायर नॉलेज वो नॉलेज होती है जो मुझे विदाउट एनी विदाउट एनी इनपुट गिवन होती है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, एक स्टूडेंट है, वो आया, तो मुझे ना किसी टीचर ने बता दिया भाई ये स्टूडेंट तो पढ़ने में इतना अच्छा है, इसकी 3.7 जीपी है, ये रेगुलर है, ये क्विज असाइनमेंट अच्छे देता है, ये टाइम पे क्लास में आता है। ये सारी नॉलेज जो है वो प्रायर नॉलेज कहलाएगी। इज इट क्लियर? अब रन टाइम पे जो मैं नॉलेज ले रहा हूँ वो अलग हो गई, लेकिन जो मुझे नॉलेज पहले से पता है वो प्रायर नॉलेज है। मैंने आपकी क्लास में से एक आधे स्टूडेंट को पहले पढ़ाया हो, तो मेरे पास उसके बारे में प्रायर नॉलेज पहले से मौजूद है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि यूनिवर्सली ट्रू हो। क्लियर हो गई बात? प्रायर नॉलेज क्या है? वो नॉलेज जो मुझे सेंसर्स से पहले से मौजूद हो मेरे पास, वो कहलाती है प्रायर नॉलेज। का मतलब एक एजेंट को डिप्लॉय कर रहे हैं, एजेंट को जो पहले से आप बता देंगे वो प्रायर नॉलेज है। मतलब क्या है कि फर्ज करें कराची शहर में ट्रैवल करना है, टेस्ला, आप ऑटोनोमस कार बना रहे हैं,
ऑटोनोमस कार जो है उसको जो भी आप मैप पे पूरा समझा देंगे वो इसकी प्रायर नॉलेज कहलाएगी। आप उसको बता देंगे इतने सिग्नल हैं, इतने 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 टाउन हैं, ये रोड्स हैं, ये तमाम नॉलेज उसको क्या कहलाएगी? प्रायर नॉलेज, और ये यूनिवर्सली ट्रू है। तो दूसरी नॉलेज क्या कहलाती है? पोस्टीरियर नॉलेज। क्या कहलाती है? पोस्टीरियर नॉलेज। ये 1 वर्सेस 1 है, दोनों प्रायर होगी या पोस्टीरियर होगी। तो पोस्टीरियर नॉलेज वो नॉलेज है जो कि सेंसर्स के जरिए आती है। जैसे फिश पकड़ ली, पहले से पता था ये तमाम चीजें, अब जो फिश आई है रन टाइम पे, उसका वेट, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, सही है, और भी जो पैरामीटर्स हैं वो तमाम पैरामीटर जो मुझे सेंसर्स के जरिए रन टाइम पे मिल रहे हैं वो कहलाएंगे पोस्टीरियर। इज इट क्लियर? प्रायर क्या है जो पहले से पता हो, पोस्टीरियर क्या है जो बाद में पता चल रहा है सेंसर्स के जरिए। क्लियर हो गई बात? तो ये 1 वर्सेस 1 है, या तो प्रायर नॉलेज होती है या पोस्टीरियर होती है, इसके अलावा कोई तीसरी नॉलेज नहीं होती अगर प्रायर वर्सेस पोस्टीरियर की बात करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये बाकी जो नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी जो कैटेगरीज है वो जर्नल है, मतलब या तो प्रायर होती है या पोस्टीरियर होती है। अब इसमें भी डिफरेंट हो सकती हैं। एक नॉलेज कहलाती है हमारे पास डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब क्या है कि आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल वर्ड्स में अगर आप डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव डिक्लेरेशन जो होती है ना, डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये लिखा हुआ डिक्लेरेटिव नॉलेज, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब ये है कि नोइंग दैट समथिंग इज ट्रू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू पोसेस नॉलेज। मतलब क्या है कि किसी चीज के बारे में पता होना। लाइक जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें ये नहीं पता कि वो प्रेसिडेंट कैसे बना, हमें ये नहीं पता कि वो खुद कहाँ से बिलोंग करता है, किस तरह से बना, क्यों बना, ये मसला हमारा है ही नहीं। हमारा मसला क्या है कि हमें एक यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में पता है। वो फैक्ट क्या है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये इस तरह की नॉलेज जो होती है वो कहलाती है हमारे लिए डिक्लेरेटिव नॉलेज। और बेसिकली ये क्या है इस इन सवालों के जवाब दे रही होती है नोइंग दैट। हमें नहीं पता, इट डज नॉट शो दैट यू नो हाउ टू अप्लाई दैट फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। हमें ये भी नहीं पता कि इस फैक्ट को हम यूज कैसे कर सकते हैं, जस्ट हमें ये फैक्ट पता है कि नोइंग दैट जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। क्लियर? इसी तरीके से देखें, नोइंग दैट कैन बी रेफर्ड टू एज डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस इन अ नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश और फॉर्मल। मतलब हमें पता है कि डिक्लेरेटिव, और एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखिए, अगर और आसान अल्फाज में बात करें तो ये किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब किसी चीज के ट्रू या फॉल्स होने के बारे में पता चल रहा आपको। जैसे इसमें मिसाल दी हुई है कि चेरीज आर रेड, भाई चेरीज रेड होती हैं, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। हमें नहीं पता कि क्यों रेड होती हैं, इसको यूज कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये पता है कि चेरीज आर रेड, चेरीज रेड है। इसी तरीके से इट इज सनी टुडे। बस ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट को बता रहे हो, फैक्ट्स को बता रहे हो, जो ऑब्जेक्ट्स को बता रहे हो, ये कहलाते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये देखिएगा, declarative knowledge involves knowing that something, in that case, that J is the 10th letter of an alphabet, that Paris is the capital of France. ये सारी declarative knowledge है। Is it clear to all of you? अच्छा, ये मैंने ना 4-5 जगह से ये स्लाइड कलेक्ट की है, देखें आपको समझ में तो एक से ही आ जाएगा, ये समझ में तो एक से आ जाएगा, लेकिन ये 4-5 जगह से मैंने कलेक्ट की है, तो आपको जिससे समझ में आ रहा हो बेहतर है। देखें, द फर्स्ट स्टेप इन कुकिंग अ वेजिटेबल इज चॉपिंग इट। मतलब फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी वेजिटेबल को पकाने का, वो ये है कि आप उसको पहले कट कर लें। अब देखें, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि पकाने का तरीका क्या है। हमें एक यूनिवर्सल फैक्ट पता है कि अगर किसी सब्जी को आप पका रहे हैं तो आप सबसे पहले उसे चॉप करें। टू प्रिपेयर अ डिश वन नीड्स टू गैदर इट्स इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी नॉलेज क्या है हमारे पास, ये नोइंग दैट है। नोइंग दैट कॉन्सेप्ट को बताते हैं, ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं, फैक्ट्स को बताते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी नॉलेज जो है वो कहलाती है नोइंग हाउ। knowing how to do something is called procedural knowledge. Procedural knowledge, ये देखें, knowing how can be referred as procedural knowledge. Procedural knowledge is a knowledge of exercise in the form performance of some task. मतलब क्या है कि how to ride a bicycle, हमें पता चल गया कि साइकिल कैसे चलाते हैं। How to drive a car,
हाउ टू कुक अ डिश, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मतलब किसी एक चीज का पूरा प्रोसीजर अगर आपको पता चल रहा हो तो वो कहलाती है प्रोसीजरल नॉलेज। इज इट क्लियर? ये देखें, रूल्स को बता रही होती हैं, स्ट्रैटेजीज को बता रही होती हैं, एजेंडा को बता रही होती हैं, प्रोसीजर्स बता रही होती हैं, ठीक है, ये कहलाती है नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार। इज इट क्लियर? तो इसमें आपको एक प्रोसीजर पता चल रहा होता है। Procedural knowledge is not how knowing how to do something, ride a bicycle. We may not be able to explain how we do it. हमें ये नहीं पता होता कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, हमें तरीका पता होता है। ये देखें, knowing how to cook vegetable और how to prepare a particular dish is procedural knowledge। तो ये दो तरह की नॉलेज और है आपके पास, दो और है, लेकिन पहले आप ये दोनों को देख लें। तो एक आपके पास डिक्लेरेटिव हो गई, दूसरी हो गई प्रोसीजर। एक और नॉलेज है वो कहलाती है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। और ये नॉलेज जो है बेसिकली रूल ऑफ थंब है। जब भी हम रूल ऑफ थंब की बात करते हैं, रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि ये हमें एक्सपीरियंस से पता चल रहा है। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स अ रूल ऑफ थंब दैट गाइड्स द रीजनिंग। मतलब क्या है कि मुझे अपने तजुर्बे से कोई चीज, किसी नॉलेज को अचीव करा मैंने अपने तजुर्बे से। ये नॉलेज हर किसी के पास नहीं होगी, जिसका एक्सपीरियंस है उसके पास होगी। देखें, इफ आई स्टार्ट सीइंग शॉप्स, आई एम क्लोज टू द मार्केट। व्हाट डज इट मीन? कि भाई अगर मैंने दुकानें, अगर मैं चल रहा हूँ और मैंने दुकानें अचानक से मुझे दिखना शुरू हो जाए, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट के करीब आ गया। अब ये कैसे पता चला मैं मार्केट के करीब आ गया? पहले कभी आया हूँगा तो मुझे पता चल गया कि भाई अब चूंकि दुकानें आना शुरू हो गई हैं तो मैं मार्केट के करीब पहुंच गया। इसी तरीके से अगर बादल, अगर बादल निकल गए, बादल आ गए हैं, गहरे बादल आ गए हैं, तो भाई बारिश होने वाली है। कैसे पता हमें बारिश होने वाली? ये हमारा एक्सपीरियंस होगा ना पहले का। इज इट क्लियर? क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो तो इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। हमें पता है ना, जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है। क्योंकि तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं, जो एक्सपीरियंस से आती हैं, जो रूल ऑफ थंब से आती हैं, वो तमाम कहलाती हैं हमारी ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ये देखें, और भी स्लाइड है, मेटा नॉलेज, सॉरी मेटा नॉलेज हो गई, ह्यूरिस्टिक इसके बाद दोबारा आएगी। ये देखें, ह्यूरिस्टिक नॉलेज, रूल ऑफ थंब बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, अवेयरनेस ऑफ द अप्रोचेस दैट आर लाइकली टू वर्क बट व्हिच आर नॉट गारंटीड। अच्छा, गारंटी भी नहीं है भाई, बादल आए जरूरी बारिश हो, तो जो आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चल रहा है। एक और नॉलेज है वो कहलाती है मेटा नॉलेज। ये बड़ी सिंपल नॉलेज है। बेसिकली मेटा नॉलेज टेल्स यू अबाउट द नॉलेज अबाउट नॉलेज, नॉलेज अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू यूज देम। एक नॉलेज के अंदर दूसरी नॉलेज के बारे में मालूमात हो और उसको यूज करने का तरीका हो, तो वो कहलाती है मेटा नॉलेज। समटाइम्स ये उन प्रॉब्लम में यूज की जाती है जहाँ पर आपको एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो, तो बहुत सारी नॉलेजेस को एक सिंपल नॉलेज के अंदर गैदर कर देते हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीजें होती हैं कि किसी नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, बिब्लियोग्राफिक डेटा। भाई बिब्लियोग्राफिक डेटा में बेसिकली इंडेक्स वगैरह बने हुए हैं आपके, और उसके अंदर भी डिफरेंट नॉलेजेस मौजूद है। कैटलॉग ऑफ बुक्स, डिफरेंट बुक्स हैं, उनके कैटलॉग बने हुए हैं, तो कैटलॉग के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये साइंस की बुक्स हैं, तो उन बुक्स के अंदर भी डिफरेंट नॉलेज मौजूद है। तो ये मेटा नॉलेज कहलाता है। एक और है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज क्या है? बेसिकली रूल्स है उनका पूरा सेट बना हुआ हो, कॉन्सेप्ट का, रिलेशनशिप का पूरा सेट बना हुआ हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए, मैंगो इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, फ्रूट इज अ काइंड ऑफ क्रॉप, क्रॉप इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज। पूरा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि मैंगो एक फ्रूट है, फ्रूट जो है वो एक क्रॉप है, क्रॉप इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पूरा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, कनेक्शन है आपस में। ये देखिए क्या कह रहे हैं, रूल सेट्स, कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशन, मतलब कॉन्सेप्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर। ये देखें, ये कॉन्सेप्ट है, क्रॉप इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये देखें, ये उसका रिलेशनशिप है कि फ्रूट ये है तो मैंगो, ये मैंगो फ्रूट है तो फ्रूट ये है, और फ्रूट बेसिकली ये होता है, क्रॉप इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये होती है, ठीक है। अब आखिरी जो चीज़ है, मतलब ये नॉलेज के पार्ट में,
ये है कि नॉलेज को आप कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेंट के अंदर। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवाता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ये देखिएगा, ये 4 तरह की स्कीम्स हैं कि नॉलेज को आप अपने एजेंट के अंदर कितनी तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं। एक कहलाती है लॉजिकल स्कीम, हम पढ़ेंगे इसको, जिसमें 2 हैं। पहली है प्रेडिकेट कैलकुलस, दूसरी है प्रोपोजिशन कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस आप पढ़ चुके हैं, जो भी आपने प्रोलॉग में काम किया है, जो रूल्स बनाए थे आपने ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा प्रेडिकेट कैलकुलस है। दूसरी है प्रोसीजरल स्कीम, जिसमें इफ देन आ रहा होता है, इफ ऐसा हो तो ये कर लेना, ऐसा हो तो ये कर लेना, प्रोसीजरल स्कीम से लाते हैं। नेटवर्क स्कीम्स क्या है कि आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमेंटिक नेट्स और कॉन्सेप्चुअल ग्राफ के। आपको याद होगा जब आपने ऊप का कोर्स पढ़ा होता है तो आपको क्लास मेंबर, क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप समझाया जाता है डायग्राम की मदद से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखिएगा थोड़ा सा, ये बेसिकली सिमेंटिक नेट्स कहलाते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को सिस्टम में इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कनेक्शन बना के कि बेसिकली जॉन्स कार इज एन इंस्टेंस ऑफ कार इज अ व्हीकल। दैट्स सी बात, आप इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे, आप इसको क्लास और ऑब्जेक्ट मेंबर्स वगैरह प्राइवेट पब्लिक फंक्शन बना के बनाते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप सिमेंटिक नेट्स और कॉन्सेप्चुअल ग्राफ्स के जरिए अपनी नॉलेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है, कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आखिरी है फ्रेम्स और वो स्क्रिप्ट्स। तो ये भी है कि आप फ्रेम्स लिख देते हैं हर नॉलेज के, जिस फ्रेम को यूज करना होता है उसको करिए। लेकिन जॉन्स कार इज एन इंस्टेंस ऑफ कार इज अ व्हीकल, जॉन्स कार हैज रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, जॉन्स कार हैज ब्रांड वैल्यू एंड BMW, जॉन्स कार मॉडल नंबर 850, जॉन्स कार ऑनर जो है वो जॉन है, वर्क कहाँ करता है बैंक में, जॉन्स जो ऑनर की एज कितनी है वो 22 है, उसका नाम जो है वो बैंक का लेटेको है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ी डेफिनेशन और हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज फर्स्ट पार्ट में तो हमारे आज के लेक्चर में ज़्यादातर डेफिनेशन है। फैक्ट्स, फैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? सिंपल जो डेफिनेशन है फैक्ट्स की वो क्या है कि फैक्ट्स आर अ बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज। और भी अगर मैं अपने टॉपिक से रेलिवेंट होकर बात करूं तो फैक्ट्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज को। आपके फैक्ट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज को। तो मतलब जो भी फैक्ट होता है वो किसी ना किसी डिक्लेरेटिव नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो यूनिवर्सली ट्रू होती है, हमने पढ़ा है। तो फैक्ट्स भी यूनिवर्सली ट्रू होते हैं। अब जो मैं बड़ी बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इसमें याद करने से ज्यादा समझने वाली चीज भी है, हम किसी भी फैक्ट को प्रोपोजिशंस के जरिए डिफाइन करते हैं। अ प्रोपोजिशन इज द स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट। एक प्रोपोजिशन जो होती है वो किसी भी फैक्ट की स्टेटमेंट हो सकती है। ईच प्रोपोजिशन हैज एन एसोसिएटेड ट्रुथ वैल्यू, मतलब हम किसी भी फैक्ट को एक प्रोपोजिशन असाइन कर देंगे और उस प्रोपोजिशन की कोई ट्रुथ वैल्यू होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम किसी भी फैक्ट को एक प्रोपोजिशन असाइन कर देंगे तो प्रोपोजिशन की कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू होगी। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोपोजिशन है ए, उसकी स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग। गौर से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा कि एक प्रोपोजिशन है ए, बिल्कुल बेटा हम उसी तरफ जा रहे हैं रहीम, हमने जो डीएम में पढ़ा है ना थोड़ी चीजें वहीं की आएंगी। तो अभी आपको ये जो अगला वाला पार्ट है मैं इसको एआई के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, चीजें वही हैं, मैं इसको एआई के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रोपोजिशन है ए, हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं प्रोपोजिशन को ना, तो हमने वेरिएबल असाइन कर दिया ए, उसकी जो स्टेटमेंट है फैक्ट की वो है इट इज रेनिंग। अब इट इज रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि इस वक्त बारिश हो रही है, ये प्रोपोजिशन है। अगर बारिश हो रही होगी तो प्रोपोजिशन ए की ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर बारिश हो रही होगी तो प्रोपोजिशन ए की ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो प्रोपोजिशन ए की ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। प्रोपोजिशन ए यही रहेगा इट इज रेनिंग, प्रोपोजिशन ए यही रहेगा इट इज रेनिंग। अगर बारिश हो रही होगी तो प्रोपोजिशन ए की ट्रुथ वैल्यू होगी ट्रू, अगर बारिश नहीं हो रही होगी
तो प्रोपोजिशन ए की ट्रुथ वैल्यू होगी फॉल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि रन टाइम पे प्रोपोजिशंस के हिसाब से तो वो डिसीजन लेगा कि बारिश हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, बारिश हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, बारिश नहीं हो रही तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए बेटा, जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो इंग्लिश के सेंटेंस नहीं है, वो फिक्स सेंटेंस होते हैं। आप इंग्लिश में बोलते हैं इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। प्रोपोजिशंस का मतलब ये है कि आप प्रोपोजिशन को एक स्टेटमेंट असाइन कर दें, और अगर उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो तो आप ट्रू लिख दें, अगर उस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो तो आप फॉल्स लिख दें। एक प्रोपोजिशन एक वक्त में या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जी, समझ में आया? अच्छा जी, अब ये प्रोपोजिशन ए जो है, या उसको आप देखिए एक स्टेटमेंट है, उसको आपने कोई प्रोपोजिशन का वेरिएबल असाइन कर दिया, उस वेरिएबल को असाइन करने के बाद रन टाइम बाहर निकला बारिश नहीं हो रही, तो मैं कहूंगा प्रोपोजिशन ए इस वक्त फॉल्स है। मैं ये नहीं बोलूंगा इट इज नॉट रेनिंग, मैं कहूंगा प्रोपोजिशन ए इस वक्त फॉल्स है। अगर बारिश हो रही होगी तो मैं कह दूंगा प्रोपोजिशन ए इस वक्त ट्रू है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक प्रोपोजिशन है आई हैव एन अम्ब्रेला, इसको मैं बी असाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर वक्त मेरे पास अम्ब्रेला होगी। तो अगर एजेंट के पास अम्ब्रेला है तो वो कहेगा मेरी प्रोपोजिशन बी की वैल्यू इस वक्त ट्रू है, प्रोपोजिशन ए की वैल्यू ट्रू है। अगर बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला भी है तो मैं स्कूल जा सकता हूँ ना, तो मैं कहूंगा भाई प्रोपोजिशन सी भी ट्रू कर दो। आपको आइडिया हो रहा है मेरी बात का कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये प्रोपोजिशंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं कि भाई मुझे स्कूल जाना था लेकिन बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है। बेटा होंगे ना डिपेंडेंट, में यही तो कह रहा हूँ आपको, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। मैं तो आपको भी जनरली बात बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मुझे स्कूल जाना है, मैंने बाहर देखा बारिश हो रही है, तो मैंने चेक किया क्या मेरे पास अम्ब्रेला है। अगर मेरे पास अम्ब्रेला है और बारिश हो रही है तो मैं स्कूल जा सकता हूँ ना। तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट कहेगा यार बाहर बारिश हो रही है, प्रोपोजिशन ए की वैल्यू ट्रू है, ऐसा ही है। एजेंट फौरन जाके देखेगा कि भाई प्रोपोजिशन बी की वैल्यू क्या है इस वक्त। अगर उसके बाद प्रोपोजिशन बी के हिसाब से वैल्यू ट्रू होगी तो वो कहेगा प्रोपोजिशन सी कर लो। जी जी बिल्कुल बेटा, हम रूल, हाँ मैं आपको ये पढ़ा ही नहीं रहा था अभी, मैं अभी आपको ये पढ़ा ही नहीं रहा था, मैं तो अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको ये चीज़। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था। तो आप सिंपल वर्ड्स में ये समझें कि प्रोपोजिशन जो होती है उसको आप कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट को आप प्रोपोजिशन वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ये मैं आपको अभी फैक्ट की डेफिनेशन बता रहा था। जब मैं आपको प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है? तो मेरा फैक्ट्स तो खत्म होने थे, मुझे जब फैक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आऊंगा ना उस पर। अच्छा, फैक्ट समझ में आ गया आपको? तो फैक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली टाइप कहलाती है सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फैक्ट्स। सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फैक्ट्स। सिंगल वैल्यूड फैक्ट्स क्या कहलाते हैं कि भाई कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगल वैल्यू वेरी करती है, तो एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मल्टीपल वैल्यूड भी फैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मिसाल दें आपको, एक फैक्ट है कि भाई आपकी आंख का कलर क्या है, अब ये एक ही हो सकता है, आई कलर, ये एक ही हो सकता है। इसमें वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं लेकिन हर बंदे का एक ही कलर हो सकता है आंख का, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, तो गाड़ियां किसी के पास एक होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मैं नाम की बात नहीं कर रहा कि आपके पास करोला है या सिटी है या सिविक है या मेहरान है, मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ एक से ज्यादा गाड़ियां हो सकती हैं आपके पास, लेकिन आग का कलर एक ही होगा, चाहे वो ब्राउन हो, ब्लैक हो या ब्लू हो या ग्रे हो। क्लियर? तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंगल वैल्यूड होते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूड होते हैं। अब आप बोले, जैसे सर्च करें कि भाई मेरा नाम क्या है, तो
ये मल्टीपल वैल्यूड फैक्ट है, क्योंकि एक बंदे के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बोले ओरिजिनल नेम क्या है जो CNIC में, तो सिंगल वैल्यूड होगा। इज इट क्लियर? एक फैक्ट होता है जो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन फैक्ट्स वो होते हैं जिसमें ना आप अपनी अपने फैक्ट की ट्रूथ वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कोई नंबर बताते हैं। जैसे मैंने कहा यार आज बारिश होने के 80% चांसेस हैं। बिल्कुल, ईद का चांद है, आपके पास होने के चांसेस हैं, बारिश होने के चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस हैं। तो ये अनसर्टेन फैक्ट्स होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है, आपको पता नहीं होता 100%, तो आपको न्यूमेरिकल सर्टेनिटी वैल्यू लगा देते हैं विद सच फैक्ट्स, जिसमें 70% चांसेस है यार कि मैं इंशाल्लाह इतने नंबर ले लूंगा। ये अनसर्टेन होते हैं। इज इट क्लियर? इट विल प्रोबेबली बी सनी टुडे। ठीक है, ये अनसर्टेन। फजी फैक्ट्स क्या होते हैं? कोई पढ़ के बताएगा फजी फैक्ट्स क्या होते हैं जो नीचे लिखे हैं? समझ में आ रहा है फजी फैक्ट्स का? नहीं, नहीं, फजी फैक्ट्स वो होते हैं जिसमें एम्बिग्यूज हो सकते हैं नेचर में, जैसे कि एक ट्रूथ की स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। मतलब क्या है? जैसे एक बुक है, अब मैं कहूँ यार इस बुक का वेट जो है या तो हैवी होगा या लाइट होगा, सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जो फजी फैक्ट्स होते हैं, टाइम कितना रहता है मीटिंग में? जो फजी फैक्ट्स होते हैं बेसिकली, उसमें ना हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो एक स्पेसिफिक नंबर्स में से आ सकती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, यार या तो मेरा ग्रेड A आएगा या B आएगा या C आएगा या D आएगा या E आएगा, बस ये फजी है। 5 ऑप्शन है, 5 से ज्यादा नहीं। बुक का वजन या तो हैवी होगा या तो लाइट होगा। लेकिन जो अनसर्टेन है उसमें मैं एक नंबर दे सकता हूँ, नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर बहुत छोटा भी हो सकता है, नंबर बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन फजी फैक्ट्स होते हैं जो एम्बिग्यूज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरह के ऑप्शन उसमें लाई कर सकते हैं। ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जी ऑप्शंस क्लियर होंगे।